हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक सिंह। आज हम लोग का एक टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। लास्ट वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि जो चैप्टर हम लोग का है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की भूमिका, वो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसमें से एक टॉपिक आज है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, आपके अलग अलग एग्जाम में ये लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिटन में भी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो फार्मिंग एक मेथड है, तरीका होता है। फार्मिंग किस चीज का तरीका होता है? तो क्रॉप को, फसलों को उगाने का, फसल को ग्रो कराने का या उगाने का तरीका फार्मिंग कहलाता है। अब क्या है कि आजकल का जो फार्मिंग का तरीका है, आजकल का जो फसल उगाने का तरीका है, वह पूरी तरह से रसायन पर, केमिकल पर आधारित हो गया है, केमिकल बेस्ड हो गया है, जिसको हम लोग केमिकल फार्मिंग कह सकते हैं। मतलब मॉडर्न डे फार्मिंग जो है, आज का आधुनिक समय का जो कृषि तकनीक है या तरीका है, उसको हम लोग केमिकल फार्मिंग कह सकते हैं। रसायन पर आधारित है इसलिए। अब केमिकल फार्मिंग तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, फिर नए टाइप का एक फार्मिंग हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, या इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहले तो ये समझा जाए कि केमिकल फार्मिंग क्यों छोड़ा जाए, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग शुरू करें। तो केमिकल फार्मिंग पूरी तरह से मैंने बताया आपको कि केमिकल पर बेस्ड या आधारित है। तो यह कई सारे चीजों के लिए अनफिट होता है, मतलब सूटेबल नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। किस चीज के लिए सूटेबल नहीं है? तो सबसे पहले तो हमारा हेल्थ आता है, ह्यूमन हेल्थ। केमिकल फार्मिंग में हम लोग कई तरह के, ऐसे समझना कि केमिकल जैसे कि फर्टिलाइजर जो होते हैं, रासायनिक खाद जो होते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। आपको बताया था कि पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल या रसायन होते हैं जो पेस्ट कंट्रोल के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। साथ साथ आजकल तो हम लोग हर्बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। खेतों में जो खरपतवार होते हैं, हर्बिसाइड्स, तो उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग केमिकल ही यूज कर रहे हैं, जिसको हर्बिसाइड्स बोल रहे हैं। अब ये सारे केमिकल्स जो हैं, ये प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नहीं, और फिर क्या होता है, जब हम ऐसे प्लांट को खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमको तरह तरह से क्या करते हैं, ये सिक करते हैं या बीमार करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, तो ठीक नहीं है, नहीं, अनसुटेबल है। अब जरा सोच के देखिए कि इस अर्थ पर, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर सिर्फ हम ही तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, नहीं, सिर्फ मनुष्य ही तो नहीं है, और भी ढेर सारे टाइप के, और भी ढेर सारे प्रकार के जीव या ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं, नहीं। तो फिर क्या होता है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म भी ऐसे ही केमिकल वाले प्लांट का यूज करते हैं, तो उनके भी जीवन चक्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सॉइल फर्टिलिटी। लगातार फर्टिलाइजर का या पेस्टिसाइड का यूज करने से सॉइल की, मृदा की जो गुणवत्ता है, जो उपज देने की क्षमता है, वह घटती चली जा रही है। आप देखेंगे कि किसी खेत, जिस खेत में भी हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर देते हैं, धीरे धीरे वह खेत ऊसर होते चला जाता है, मतलब उसकी उत्पादकता, उसकी फर्टिलिटी घटती चली जाती है, नहीं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हम लोग केमिकल फार्मिंग के जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करें, तो वह है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक बड़ा मुद्दा आज के टाइम में बना हुआ है, नहीं। चारों तरफ पॉल्यूशन की ही बात हो रही है, और ये पॉल्यूशन तो हर तरह से हमारे हेल्थ को भी खराब करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बुरा प्रभाव डालता है, सॉइल को भी क्या करता है, खराब करता है, सॉइल की क्वालिटी को भी खराब करता है। तो कहता है कि आखिर आखिर जब हम इन्वायरमेंट में, आखिर जब हम अपने क्रॉप पे, एयर में जब हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स को, हर्बिसाइड्स को, तो क्या होता है, हमारा एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, हमारे एयर में प्रदूषण हो जाता है।
तो वो एयर हमारे उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। नहीं, ऐसे ही जब हम सॉइल में ऐसे केमिकल को या रसायन को डालते हैं तो सॉइल में भी क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल भी प्रदूषित हो जाती है। तो कई सारे कारण हैं जिनके चलते हम कह सकते हैं कि केमिकल फार्मिंग जो है वो बहुत उचित नहीं है। तब क्या किया जाए, तब इसका सब्स्टिट्यूट खोजा जाए, तब इसके बदले कोई दूसरा कृषि का तरीका या मेथड खोजा ढूंढा जाए, तो वो निकल के आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऐसे समझें आप कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है, लेकिन हमारे इंडिया में ये कोई नया मेथड नहीं है। आप क्या करें, आपके जो ग्रैंडफादर हैं या आपके मोहल्ले में, आपके गांव में जो बुजुर्ग हैं, आप उनके पास बैठ जाइए और उनसे आप बात करिए, पूछिए कि उनके बचपन में लोग कैसे खेती करते थे, खेती का तरीका क्या होता था, नहीं फार्मिंग का तरीका क्या होता था। तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो 3-4 पीढ़ी पहले के लोग थे, वो क्या करते थे कि खेतों में गोबर खाद का उपयोग करते थे, कंपोस्ट का उपयोग करते थे, तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था। फिर क्या करते थे भाई, तो बीज जो होते थे वो सिंपल जो घरों में उनके रखा होता था खाने का अनाज, उसी का उपयोग कर लेते थे। कोई यहाँ पे कीटनाशी का उपयोग नहीं करते थे, पेस्टिसाइड वगैरह का कोई उपयोग नहीं था। खेतों में लोग खुद ही घुस करके और घास वगैरह निकाला करते थे, तो हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करते थे। इस तरह से ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड था एग्रीकल्चर का, वही आज का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये कुछ अलग चीज नहीं है। हमने लिखा है कि फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कि कृषि का, फार्मिंग का वह तरीका जिसमें मतलब केमिकल का यूज नहीं करते हैं, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। तो केमिकल में कौन कौन से केमिकल, तो अभी बताया आपको कि फर्टिलाइजर का यूज जब नहीं किया जाए, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करें, हर्बिसाइड्स का यूज नहीं करें, नहीं कोई जो केमिकल हार्मोन्स हैं उनका यूज नहीं करें, तो हम ऐसे फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। कार्बनिक कृषि बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा, कार्बनिक कृषि। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कार्बनिक कृषि है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका मेथड क्या है, तो मेथड तो बहुत सिंपल है। जो नॉर्मल फार्मिंग का मेथड है वही हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी मेथड है। इसमें क्या करते हैं, तो यूज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट और कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। हम लोग क्या करते हैं कि खेतों में हम लोग, आपको बताया कि फर्टिलाइजर के जगह पे ऑर्गेनिक वेस्ट का, जो हमारे घरों में जो जो सब्जी के जो छिलके होते हैं, हमारे खेतों में जो कृषि अपशिष्ट होते हैं, उनको सड़ा के हम लोग खाद बना लेते हैं, गोबर से हम लोग खाद बना लेते हैं, नहीं और ग्रीन मैन्योर बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा कि खेतों में ढैंचा वगैरह लोग बोलते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, तो हल से जोत करके और उसको पानी डाल के छोड़ देते हैं, सड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, डिकम्पोजिशन के बाद वो खाद बन जाता है, जिसको हम लोग ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। तो ये एक तरीका है। सेकंड क्या है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, हम लोग कल पढ़े भी थे पिछले वीडियो में कि बायो कंट्रोल क्या होता है। तो इंसेक्ट्स या जो दूसरे जो हार्मफुल एनिमल्स होते हैं, जो हमारे क्रॉप को, हमारे फसल को खराब करते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी उत्पादकता या यील्ड को घटा देते हैं, हम लोग उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का, केमिकल का यूज न करके जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, शिकारी का यूज कर लेते हैं, प्रीडेटर का यूज करते हैं, तो उसको बायो कंट्रोल कहते हैं या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल को बढ़ावा दिया जाता है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्रॉप रोटेशन पे भी जोर दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्रॉप रोटेशन क्या है, जैसे मान लो कि कोई एक फील्ड है, कोई एक खेत है, और हम बार बार उस फील्ड में एक ही प्रकार का क्रॉप या फसल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वो फसल कुछ खास प्रकार के, कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं उनको एब्जॉर्ब कर जाएगा, उनका यूज कर लेगा, और तब क्या होगा, धीरे धीरे उस सॉइल में उस विशेष टाइप के न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। फिर दूसरा क्रॉप डालोगे तो वो होगा ही नहीं, या इसी क्रॉप का क्या हो जाएगा, बोलो कि इल्ड घट जाएगा, उत्पादकता घट जाएगी। अगर हम क्या करें कि उस फील्ड में, उस खेत में अगर बदल बदल के हम क्रॉप लगाएं, जिसको क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, हम फसल चक्रण कहते हैं, तो क्या रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं।
ऑर्गेनिक फार्मिंग का लाभ क्या है, बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो बेटर एंड हेल्दी फूड मिल जाता है। हमारा जो फूड प्रोडक्ट जो मिलता है फार्मिंग से वह अच्छा होता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, और वो क्या होता है, हेल्दी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। सेकंड है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। आपने बताया ना कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है, सॉइल की उत्पादकता को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि भाई हम लोग केमिकल पर का जो यूज कर रहे थे सॉइल में, और जो केमिकल हमारे सॉइल के क्वालिटी को घटा रहा था, वो चीजें बंद हो जाती हैं, और धीरे 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 सॉइल हमारा फिर से क्या होने लगता है, फर्टाइल होने लगता है, फिर से उपजाऊ बनने लगता है। चलो नेक्स्ट, कंजर्व वाटर। कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से वाटर कंजर्वेशन भी होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर का, कंपोस्ट वगैरह का उपयोग खेतों में करते हैं, जिसके चलते जो सॉयल है, जो मृदा है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब उसकी जो जल धारण क्षमता है, मृदा की जो जल रोकने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नहीं तो इससे क्या होता है, वाटर का कंजर्वेशन होता है, वाटर जो है वो मृदा में बना रहता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, डोंट हार्म यूजफुल सॉइल ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। भाई बताया ना कि जब भी हम लोग केमिकल फार्मिंग करते हैं तो जो सॉइल में उपयोगी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, कई सारे उपयोगी इंसेक्ट्स होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, बर्ड्स वगैरह के लाइफ साइकिल पे, जीवन चक्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से यह सारी समस्याएं नहीं होती, ये भी बेनिफिट है। और क्या, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, इन्वायरमेंट को, वातावरण को या पर्यावरण को किसी प्रकार से ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी प्रकार से ये हानि नहीं पहुंचाता है, या किसी तरह का पॉल्यूशन या प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। ये सारे किसके बेनिफिट्स हो गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब लास्ट में ये भी समझा जाए कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग हर तरह से अच्छा ही है, या इसके कुछ दोष भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, नहीं, जिसको हम लोग यहाँ पे लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस टॉपिक में देख रहे हैं। तो इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। क्यों सारे किसान, बहुत कम ही किसान आज भी हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना रहे हैं। अभी भी सारे किसान क्या कर रहे हैं, तो केमिकल फार्मिंग पर ही डिपेंड है, नहीं निर्भर है, रसायनों का उपयोग कर। आप देख रहे हैं कि यूरिया, डीएपी वगैरह जितने भी खाद हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनपे किसानों का ज्यादा जोर है। तो क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसान ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी? तो यह समझ लीजिए कि यह एक एक्सपेंसिव मेथड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक खर्चीला मेथड है, इसमें मजदूर ज्यादा लगते हैं, इसमें खर्च ज्यादा लगता है। ठीक है, इसका एक लिमिटेशन या सीमा हो गई, इसका एक हानि हो गया। दूसरा, कॉस्टली, इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। वो बाजार में उनका मूल्य क्या होता है, उनका प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इनके उत्पादन में ही जब खर्च ज्यादा है तो निश्चित ही जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, महंगे हो जाए। एक और बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादकता इसकी, प्रोडक्शन इसकी कम होती है। किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में, केमिकल फार्मिंग के तुलना में। नहीं, अब जरा सोच के देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन है इस देश का या इस पूरे विश्व का, नहीं, और उसमें अगर उत्पादकता घटे, पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ ही रहा है, और अगर फसल की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घट जाए तो फिर बड़ा चैलेंज हो जाएगा फूड का। ठीक है, तो लो प्रोडक्शन क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। थैंक यू।